तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फ्रैंक कॉन्डम प्रिंसिपल विद द रिलेटेड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन कंट्रीब्यूशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक प्रिंसिपल। तो यूवी विजिबल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि यूवी विजिबल में होने वाला फिनोमिना एक ही है, यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में भी और विजिबल रीजन में होने वाला फिनोमिना जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं, ये दोनों में एक जैसे होते हैं। ऑलमोस्ट फिनोमिना एक होने के कारण या बेसिक प्रिंसिपल दोनों का एक जैसे होने के कारण हम इसे अलग नहीं पढ़ते, बल्कि दोनों को कॉन्जुगेटेड तरीके से ही पढ़ते हैं। यूवी अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक साथ पढ़ते हैं। ये ऑलमोस्ट 800 लगभग मान के चलिए कि 100 नैनोमीटर से शुरू होकर 400 नैनोमीटर तक का आपका यूवी रेंज कहलाता है, और 400 से लेकर लगभग 800 का जो रेंज होता है वो विजिबल रेंज के नाम से जाना जाता है। 100 से लेकर 400 यूवी विजिबल यूवी रेंज और 400 से लेकर 800 के रेंज का कहलाएगा आपका विजिबल। तो हम लोग यूवी विजिबल जब पढ़ते हैं, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, तो पहले जान लेते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम सेक्शन बने हुए हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम 3 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में इन्वॉल्व होते हैं यूवी विजिबल के। तो पहले तो आप पुराने तौर पे पढ़ चुके हैं कि आप रोटेशनल ये पढ़ चुके हैं, आप पहले कल पढ़ा चुका हूं मैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप जानते हैं केवल अगर रोटेशन हो रहा होगा, केवल रोटेशन होगा, तो आपको पता है कि 0.011 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है इतने रोटेशन होने के लिए। केवल वाइब्रेशन होने के लिए चाहिए होता है 0.100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरा, अगर प्योर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। लेकिन आपको ये बता दूं, अगर आप 1 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्टडी कर रहे हैं तो ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तो है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें और शामिल होती हैं। जैसे जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम भी आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में 2 और स्पेक्ट्रम आपको मिलेंगे। एक तो 1 टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो शामिल है, लेकिन 1 से बिलो वाले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी इसमें शामिल होते हैं। मतलब ये कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे होंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के साथ साथ वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा भी मिलेगा, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा और रोटेशन स्पेक्ट्रा भी आपको मिलेगा, जो मैंने इंक्लूड किया हुआ है इसमें कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का बैंड तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा भी और रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलेगा। ये तीनों स्पेक्ट्रम साथ साथ में आपको मिलेंगे। रीजन आपको पता है कि 3 प्रकार के फिनोमिना हमने पढ़ा था। 3 प्रकार के फिनोमिना कौन कौन से फिनोमिना पढ़े थे? सबसे पहले तो हमने पढ़ा था आपके लिए वो था रोटेशन, ये पढ़ा था हमने सबसे पहले। उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा वाला, वो था वाइब्रेशन, और तीसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको पता है इन तीनों में सबसे कम ऊर्जा, लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है? रोटेशन होने के लिए सबसे कम ऊर्जा किस में लगती है? रोटेशन में। और उसके बाद किस में लगता है? वाइब्रेशन में। और मैक्सिमम एनर्जी किस में लगती है? इलेक्ट्रॉनिक में। तो आपको ये पता चल चुका होगा कि जब हम उसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, कितनी एनर्जी दे रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी देते हैं। तो ये एनर्जी जब हम किसी मॉलिक्यूल को देते हैं तो उसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नहीं होता निकलता। आपको पता है कि ये मैक्सिमम एनर्जी है जो हम इसे दे रहे हैं। इसका मतलब कि इससे कम एनर्जी भी अगर इसे मिलती तो इसमें 2 प्रोसेस तो हो ही जाते। उसके न्यूक्लियर में और इलेक्ट्रॉन में क्या शुरू हो जाता? मॉलिक्यूल में रोटेशन शुरू हो जाता और उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता। मतलब यह है कि जब उन अणुओं में रोटेशन और वाइब्रेशन शुरू होगा उसके बाद ही उन अणुओं में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आएगा। मतलब ये कि आप भले इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए उसे एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन जब तक उसमें रोटेशन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा, तब तक उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी आपको नहीं मिलने वाला। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का प्रोसेस ही उससे होकर गुजरेगा कि मॉलिक्यूल में जब तक लगातार रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन होते होते वो अणु जब तक वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा, जब वो अणु लगातार वाइब्रेट होंगे तो वाइब्रेट होने के बाद उसके पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे मॉलिक्यूल के, और उसका न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इंटरेक्शन रहेगा
उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो एनर्जी, कितना एनर्जी न्यूक्लियस को जाएगा, कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जाएगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन की तरफ ट्रांसफर होता है। इसका मतलब ये कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त करने जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बैंड में मिलेगा, कंटिन्यूस में मिलेगा, बैंड भी मिलेगा, कंटिन्यूस भी मिलेगा। बैंड इसलिए क्योंकि उसमें वाइब्रेशन भी हो रहा है, तो वाइब्रेशन का स्पेक्ट्रा भी उसमें शामिल है। रोटेशन भी हो रहा है, तो रोटेशन का स्पेक्ट्रा भी शामिल है। कंटिन्यूस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में लगातार वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व करता जाता है, लगातार एनर्जी को क्या करते जाएगा, कंटिन्यूसली इमिट भी करते जाता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त करते समय आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही आप जो आप प्योर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में बैंड मिलेगा, वो 3 हिस्सों में कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने पहले बताया। सबसे पहला जो होता है वो विजिबल रेंज है। विजिबल रेंज जो 400 लेकर 800 नैनोमीटर अभी ये इसका वेवलेंथ है। नैनोमीटर लगभग वायलेट कलर या 420 के आसपास रहता है, लेकिन हम लोग इसे लगभग अप्रोक्सीमेट कितना मान लेते हैं, 400 नैनोमीटर मान चलते हैं। और ये कलर आपको पता होगा विबग्योर कलर रहता है, और इस विबग्योर कलर के लिए आप जो के जो जितनी एनर्जी चाहिए, जितने में ये ट्रांजिशन हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास की एनर्जी चाहिए होती है। तो इतनी एनर्जी करती है, तब वो जाकर ट्रांजिशन आता है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच की एनर्जी लग पड़ती है। दूसरा आपका आएगा वो है नियर यूवी, मतलब आप दूसरा जो यूवी के आसपास का आएगा। यूवी के आसपास का मतलब विजिबल वायलेट कलर से लगा हुआ, और वायलेट कलर के बाद से धीरे धीरे वो कम और हो जाएगा, तो यूवी में आ जाता है। ये लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर 190 नैनोमीटर के बीच का होता है। इसमें ऑलमोस्ट आपको लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की इतनी जरूरत पड़ती है इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए इस रेंज में, नियर यूवी रेंज में। और थर्ड आपका आता है 190 टू 100 नैनोमीटर, जो वैक्यूम कहलाता है, जिसको हम फार यूवी कहते हैं, सुदूर यूवी या सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र भी कहते हैं। इसके आपको लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये 3 कंडीशन होते हैं अल्ट्रावायलेट रेंज में एनर्जी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्राप्त होने की कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता होगा। पहले तो किसी भी परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन में किसी एटम में पर्टिकुलर, सपोज मान लीजिए मॉलिक्यूल एटम है या मॉलिक्यूल मान के चलता है, मॉलिक्यूल है, से मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 2 एटम है, एटम ए बी दोनों एक दूसरे, तो सबसे मैं इसे एनर्जी वोट दूंगा नहीं, तो इस अणुओं में एक प्रोसेस हुआ जिसका के न्यूक्लियस में भी होगा, जब होगा इसमें ए अणु, ध्यान दीजिएगा ना, इसमें दोनों ए और बड़ा पता है, अगर होगा तो रोटेशन प्रोसेस शुरू होगा। और दो में से कोई एक बड़ा है और एक छोटा है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के मॉलिक्यूल आ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में, एक मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं और हीटेरो मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और अलग अलग अणु भी हो सकते हैं। वाइब्रेशन में ऐसा शर्त रहता था, रोटेशन में शर्त रहता था, अणु और एक बड़ा अणु में डाइपोल मोमेंट अलग अलग होना चाहिए, तब जाकर करेगा से रोटेट कर पाएगा। ऐसी शर्त इसमें नहीं है। इस 2 प्रकार के आ सकते हैं। सपोज मान लीजिए ए और बी, ए बड़ा है तो बी क्या शुरू करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। अचानक इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम नहीं आएगा ना, याद रखना, पहले इसमें रोटेशन स्टार्ट होगा। मॉलिक्यूल रोटेशन स्टार्ट करेगा तो ए के अगेंस्ट घूमना शुरू होगा, इन बी घूमना शुरू होगा, तो केवल मॉलिक्यूल में रोटेशन नहीं होगा कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें स्पिनिंग शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे स्पिनिंग शुरू होगी। उसके बाद जब एनर्जी को और धीरे से, तो ये इसमें रोटेशन के साथ इसके मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन शुरू होगा। ए और बी के बीच के न्यूक्लियस में खींचतान शुरू होगी, ए और बी लगातार दूर भी जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या स्टार्ट हो रहा है, वाइब्रेशन। तो
जब वाइब्रेशन शुरू होता है धीरे धीरे ए और बी मॉलिक्यूल में, तो वाइब्रेशन केवल मॉलिक्यूल में ही होगा। मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, उनमें भी वाइब्रेशन होगा, वो भी कंपन करना शुरू करेंगे। तो कंपन होंगे तो दो प्रोसेस तो होंगे, पता है आपको। अगर मॉलिक्यूल एक जैसे हुए, मान लो सपोज मॉलिक्यूल एक जैसे हुए, तो पास पास आने की बजाय दोनों न्यूक्लियस में लगातार क्या होगी, दूर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा एनर्जी देते हैं तो दोनों के बीच का बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो आपको पता है कि जब एनर्जी देना शुरू करेंगे, एनर्जी बढ़ते जाएगा, तो दोनों न्यूक्लियस पास आने के बजाय खाना पसंद करेंगे, दूर जाना पसंद करेंगे, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। लेकिन आपको पता है दो न्यूक्लियस के बीच नहीं जुड़े होते, दो अगर समान है तो उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, पेयरिंग करते हैं, एक क्लॉकवाइज रहता है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। समझ ये कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या है, बंधे हुए हैं। तो जब आप एनर्जी तो दोनों की स्पिन भी क्या होगी, स्पिनिंग बदलने के साथ वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वाइब्रेट हो। बताया आपको यदि दे रहे हैं वो न्यूक्लियस को वाइब्रेट करेगी ही, अपने न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना शुरू करेगी, वाइब्रेट करना शुरू करेगी। तो अब इसमें कौन सा प्रोसेस चल रहा है, वाइब्रेशन प्रोसेस चलेगा। जब इस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन लगातार शुरू होगा तो उसमें हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। उस स्पेक्ट्रम का नाम है रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि अभी इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को नहीं मिली है कि वो वाइब्रेशन एनर्जी को छोड़कर स्पिनिंग की तरफ चला जाए या ट्रांजिशन हो जाए, अभी इतनी एनर्जी नहीं मिली है। लेकिन अगर उसे इतनी एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा वाइब्रेट होते होते। तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम भी इंक्लूड रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के साथ में। ये कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए दो साइंटिस्ट, एक का नाम फ्रैंक और दूसरे का नाम कॉन्डम। तो कॉन्डन और फ्रैंक दो अलग अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को न्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया है। जिसमें से जे फ्रैंक जिनका कंट्रीब्यूशन पाया 1925 में, और यू कॉन्डन जिन्होंने 1926 में एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता कैसे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके लिए मैंने दो छोटे ग्राफ बनाए, इससे बेहतर ग्राफ और आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसे स्केच पेन और पेज में बनाया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखाई देगा, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले समझाया था, वही इसमें चीजें इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है और क्या चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, कब ये हो पाएगा और कब ये नहीं हो पाएगा, ये भी आपको समझना है। हमने अभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया है, याद रखिए कौन सा मॉलिक्यूल लिया है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल दो अणु हैं, हो सकते हैं वो O2 हो सकता है वो N2 हो सकता है वो HCl हो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने पहले ग्राफ जो लिया हुआ है, उस ग्राफ में मैंने दोनों के बीच में एक तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर, पहला जो आपको ग्राफ मिल रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर सेपरेशन, नाभिक विभाजन, नाभिकीय विभाजन, और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में इसे खींचा हुआ है ग्राफ को। तो इसका मतलब यह है कि जब मैं लगातार उसे ऊर्जा दूंगा तो ऊर्जा के साथ उसके नाभिक में सेपरेशन शुरू होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब धीरे धीरे उसको एनर्जी मिलती जाती है तो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ती है, क्योंकि उसमें स्ट्रेचिंग हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, दोनों अणु लगातार पास और दूर जा रहे हैं। तो दूर जब जाएंगे तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो आपको पता है मैंने एक चीज आपको एक्सप्लेन किया, ये सब प्रोसेस होता है सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर से। सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर आपको समझना होता है। हार्मोनिक ऑस्किलेटर का मतलब होता है, आपने पेंडुलम देखा होगा, घड़ी का पेंडुलम, कि घड़ी का पेंडुलम सेंटर पॉइंट से दूर जाता है, फिर सेंटर पॉइंट की तरफ नजदीक आता है, फिर सेंटर पॉइंट से दूर जाता है, फिर सेंटर पॉइंट से नजदीक आता है। इस प्रकार से वो बार बार सेंटर पॉइंट से दूर जाता है और नजदीक आता है। अणुओं को एक साथ देखें जिसमें वाइब्रेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वाइब्रेशन में क्या होता है, अणु पहले पास आए फिर दूर जाते हैं, फिर आएंगे तो और ज्यादा दूर जाएंगे। इसका मतलब ये है वो जितने पास आएंगे उतने आगे दूर जाते हैं। तो न्यूक्लियर में लगातार स्ट्रेचिंग जब होती है तो उनके नाभिकों में सेपरेशन होता है। तो इसमें पेंडुलम होता है 3 पॉइंट्स के बीच में। 3 पॉइंट्स मैंने बताया है, एक पॉइंट L है, दूसरा पॉइंट M है, तीसरा पॉइंट N है। L M N
कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस इन तीनों के बीच में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। शुरू में जब उस रोटेशन है, आपको याद होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो धीरे धीरे होता है, उसके बाद वो प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसे कैसे समझना चाहेंगे तो आप इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो ये मेरा लाइन है, स्ट्रेचिंग लाइन, इस पॉइंट पर वो बाइंडेड है और ये ऑसिलेटर का एक छोर है, ये दूसरा छोर है, तो और ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से जब वो स्टार्ट करता है रोटेट करना, जब उसे कम एनर्जी मिली होती है तो स्ट्रेचिंग पास पास होगी इस प्रकार से, फिर उसके बाद और दूर जाएगी, उसके बाद फिर और दूर जाएगी। इसका मतलब धीरे धीरे इसका ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा ऐसे। इसका मतलब उनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी उस मॉलिक्यूल में, एटम के बीच में, वैसे वैसे उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हमने इसमें मिडिल पॉइंट एम लिया है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो एन लिया है। एन का मतलब केवल एक लाइन से नहीं है, बल्कि एन का मतलब 0 से लेकर 4 तक का, शुरू से लेकर अंतिम तक का हिस्सा है, जिसको हमने एनर्जी लेवल के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है कि धीरे धीरे ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। और आपको मैंने 4 लेवल में ले जाके रोक दिया है, कारण ये था क्योंकि इसके बाद अगर आप और लगातार क्या करते हैं, न्यूक्लियर सेपरेशन की तरफ जाएंगे तो दोनों अणु जो है वो एक दूसरे से इतनी दूरी पर चले जाएंगे कि एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे, जब एनर्जी आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या करते हैं, लगातार बढ़ाते जाएंगे। अब आपको ये चीजें समझनी है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से क्या लेना देना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन न्यूक्लियर सेपरेशन से कैसे होगा। क्योंकि आपको पता है जब भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे होते हैं तो जब तक वो एक दूसरे से डिसोसिएट नहीं होंगे तब तक उनके आउटर शेल का मुक्त नहीं होगा। जब तक उसके इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से फ्री नहीं होंगे तब तक वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर नहीं होते। इसलिए जरूरी होता है दोनों के बीच नाभिक की दूरी का बढ़ना। अगर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि उनके पास जो उनके शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसमें ट्रांजिशन नहीं होगा। इसे फ्रैंक ने ये कहा कि हम अगर मान लो किसी डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए दो एनर्जी लेवल देखते हैं, मैंने दो एनर्जी लेवल दिखाया हुआ है, ये पहला एनर्जी लेवल है नीचे वाला, ये पहला एनर्जी लेवल है और ये दूसरा एनर्जी लेवल है। सेम कहानी है, लेकिन मैंने इसमें दो एनर्जी लेवल के बीच में दो अलग अलग कहानी बता दिया। इसमें मैंने कम एनर्जी दिया, सपोज मान लो मैंने इसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, यूवी रेंज के लायक का दिया, सॉरी विजिबल रेंज के लायक दिया, और उसके बाद मैंने उसकी ऊर्जा को जब बढ़ाया तो वो ऑलमोस्ट कितने में चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास चल गया। मान लो मैंने ये जो एनर्जी आपको लेवल दिखाई दे रहा है, दोनों एनर्जी के बीच मैंने, दोनों ऊर्जा स्तर के बीच मैंने लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते जाता है कि न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। नीचे के ग्राफ में भी आपको दिखाई देगा, ऊपर के ग्राफ में वही दिखाई देगा, लेकिन दोनों ग्राफ में मोस्ट डिफरेंस मूल अंतर यह है कि जब उसमें धीरे धीरे पहले वाइब्रेशनल एनर्जी आप देते हैं, क्योंकि ये एनर्जी तो वाइब्रेट कर रहा है ना, अभी तो ट्रांजिशन हुआ नहीं है, तो इसलिए इस ऊर्जा को हम किस नाम से जानेंगे, अभी वाइब्रेशनल एनर्जी के नाम से जानेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानेंगे। पता कि जब कोई पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता है, वो पहले रोटेट होगा। अगर मॉलिक्यूल साइज दोनों सेम है तो रोटेट न होकर वाइब्रेशन सीधा होगा। वाइब्रेशन जब शुरू होता है तो ये देखा जाता है कि वाइब्रेशन जो शुरू हो रहा है उसमें एनर्जी कौन सा है। मैंने कल आपको एनर्जी लेवल बताया था, आपको याद आ रहा होगा, J = 0, J = 1, J = 2। तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ये वही एनर्जी लेवल है जो मैंने आपको कल वाइब्रेशन वाले में समझाया था। तो दोनों एनर्जी लेवल में ये देखा जाता है कि शुरू में मैंने स्टार्ट किया, मान लो 0 एनर्जी लेवल से शुरू किया, तो आपको पता होगा 0 एनर्जी लेवल जब करते हैं उस समय उसका जो एनर्जी लेवल है, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, उस समय 0 रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। सबसे पहले याद रखना ना, जिस समय उन्होंने एनर्जी दे रहा, कौन सा वाला एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, जो आप एनर्जी उसमें से पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी। नीचे वाले कंडीशन में जिसमें J = 0 आ रहा है, J = 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि J हमने बताया कि एनर्जी लेवल 0 है, तो एनर्जी लेवल J का मान 0 है पहले लेवल में, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान भी ऑलमोस्ट क्या दिखाई देगा आपको, 0 नजर आएगा, जो सबसे लोएस्ट वाला रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल की ऊपर चलते
हैं, J=1 में चलेंगे, J=2 में चलेंगे, तो आपको पता चलते जाएगा कि एनर्जी लेवल जब ऊपर जाते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान धीरे 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 बढ़ते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का मान धीरे 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 कम होते जाएगा। अब ऊपर देख रहे हैं कौन सा मान धीरे धीरे बढ़ाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान धीरे जीरो क्या होगा, बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी का मान धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि काइनेटिक एनर्जी सबसे, कंडीशन में आप देखेंगे ना, सबसे न्यूनतम रहेगी काइनेटिक एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल जो है गति करना बंद कर देगा, नाभिक गति करना बंद कर देगा। तो जब न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का शुरू होता है। आप याद रखेंगे, जहां से न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जब वो घूमना, लगातार घूमना, रोटेट करना, ट्रांजिशन करना, लगातार ये रोटेट करना, ट्रांजिशन करना, न्यूक्लियस जब बंद करेगा, वहां से न्यूक्लियस के जो कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या शुरू होता है, ट्रांजिशन शुरू होता है। कब, आपको समझना पड़ेगा, शुरू में हमने जब से ऊर्जा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, क्योंकि वो लगातार क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। अब उसके बाद मैंने बोला कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो काइनेटिक एनर्जी का मान लगभग क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। ऐसी स्थिति में जब उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे उच्च होगी और काइनेटिक एनर्जी का मान सबसे न्यूनतम होगा, तब उसके सरफेस का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ऊर्जा स्तर को क्रॉस करके कहाँ चलेगा, दूसरे ऊर्जा स्तर, जो आपको सेकंड नंबर का एनर्जी लेवल दिखाई दे रहा है, वहां पे ट्रांजिस्ट होगा, ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के साथ में। ये कंसेप्ट जो दिया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को प्राप्त करने के लिए आपको वाइब्रेशन एनर्जी लेवल की जरूरत पड़ेगी। वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के बगैर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये बताया था फ्रैंक कॉन्डन ने, इसलिए इसका नाम है फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। मैंने मोटा माटी आपको बताया, इतने में आपको नहीं हो, इससे थोड़ा ज्यादा थ्योरिटिकल पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। ये उसका बेसिक कंसेप्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसे कहते हैं फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। ठीक है, अगर इसमें कुछ क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताया, लाइन टू लाइन मार्क नहीं किया है, इसमें बहुत ज्यादा और लाइन टू लाइन मार्क करना पड़ेगा कि नीचे एनर्जी लेवल में जीरो था उस समय, उसमें जो पहला ट्रांजिशन लेवल आएगा वो ए होगा, जो कि ऊपर वाले ट्रांजिशन लेवल के जे वाले पार्ट में आते हैं। फिर आपको B1 बताना पड़ेगा, जो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है। फिर B1 में नीचे वाले एनर्जी लेवल में J=1 था, तो ऊपर वाले के लिए J=0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये 1 to 1 लाइन मार्क को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक फंडा जो आप लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, जो आपको मैंने अभी बताया, वो है, वो कहलाता है फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। इसमें अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, लगता है किसी पल्ले नहीं पड़ा होगा। हेलो, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? समझ नहीं। अच्छा, चलिए मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। मैंने पहले बताया थोड़ा सा लेंदी रहेगा और क्रिटिकल है, जल्दी जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पूरा थ्योरी तो वैसे पढ़ना पड़ेगा, पूरा जो वाइब्रेशन और रोटेशन वाला कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तब तक ये समझ में, हमें इसे समझाने के लिए इसलिए एक स्टेप बनाया हुआ था, ये वाला आपको याद होगा, मैंने बताया था रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक। तो यही चीजें, जो तीन चीजें मैंने पहले बताई थी, उसी को ही फ्रैंक ने भी इसी एक्सप्लेन किया कि जब किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के बारे में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं तो सबसे पहले जब उसे ऊर्जा देते हैं तो उनमें सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो है न्यूक्लियर सेपरेशन, नाभिक में वियोजन होना शुरू होता है, जो कि मैंने इस वाले ग्राफ में आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी पर्टिकुलर एटम्स को, डायटॉमिक मॉलिक्यूल को आप ऊर्जा देते हैं, इतनी ऊर्जा देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की तरफ बढ़े, तो सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस होगा वो है रोटेशन। मॉलिक्यूल में रोटेशन शुरू होगा। जब वो रोटेट करना शुरू होगा तो लगातार रोटेट करते रहेगा, लेकिन मैंने बताया आपको ऊर्जा बढ़ानी है धीरे धीरे। तो अब आप ऊर्जा बढ़ाएंगे
तो उसमें रोटेशन के बाद दूसरा प्रोसेस शुरू होगा जिसका नाम है न्यूक्लियर वाइब्रेशन। मैंने इसमें ये आपको दो चीजें समझाई। न्यूक्लियर वाइब्रेशन के दौरान ही आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा, जहाँ पे न्यूक्लियर वाइब्रेशन होना लगभग लगभग, और वहां से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो उसके लिए आपको पहले ये समझना होता है न्यूक्लियर वाइब्रेशन होता कैसे है। तो मैंने कल आपको बताया था, जब किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देना शुरू करते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लगातार वाइब्रेशन होगा। तो लगातार जब वाइब्रेशन होगा मॉलिक्यूल के बीच में, तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जब उसके न्यूक्लियस बढ़ेगा, जैसे मान के चलिए कि दो ये मॉलिक्यूल्स हैं, पहले मॉलिक्यूल्स मान लीजिए यहाँ पे पास में थे, इतने थे। अब लगातार ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से खिंचा रहे हैं, स्ट्रेच हो रहा है, इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। तो वाइब्रेशन मतलब अभी डिस्टेंस इतना है, वाइब्रेशन और बढ़ेगा क्योंकि एनर्जी बढ़ाऊंगा मैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस इतना हो जाएगा, और बढ़ाऊंगा तो इनके बीच का डिस्टेंस इतना हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि लगातार जब मैं ऊर्जा बढ़ाते जाऊं, उतनी जब बढ़ाऊं जिसमें का वाइब्रेशन लगातार बढ़ते जाए, तो उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जब न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का शील्ड है, इलेक्ट्रॉन का स्पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन जो है, जो इस अभी वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ का इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। तो अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांजिशन में जा नहीं सकता, वाइब्रेट भी कम हो रहा है। जब इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इस मॉलिक्यूल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की तरफ मूव करेंगे क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ रहा है, जाएगा इन मॉलिक्यूल्स में। तो उसके बाद एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये दोनों इतनी दूरी पे चले जाएंगे कि अब ये एक दूसरे के वाइब्रेशन को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो अब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस का पोटेंशियल एनर्जी का मान जो इतना ज्यादा हो जाएगा कि अब वो वाइब्रेट नहीं करेगा, और उनके पास इतनी ऊर्जा होती है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को छोड़कर, जो है अपनी ऊर्जा स्तर को छोड़कर, एक एनर्जी लेवल को छोड़कर दूसरे एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल। इसे फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसी को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उन्होंने इसको ग्राफ के माध्यम से एक्सप्लेन किया। पहले लगातार बढ़ते हुए दिखाया, देख लीजिए इसको, पहले लो था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो रोटेशन किसके बीच हो रहा है, एल और एन के बीच हो रहा है। पहले यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर इनमें हुआ, फिर इसके पास इनमें हुआ, फिर इसके पास इनमें। उस प्रकार से इसमें लगातार इसका डिस्टेंस बढ़ता है। इसको उन्होंने दो एनर्जी लेवल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी मैं ये सबसे न्यूनतम एनर्जी लेवल दिखा रहा हूँ जिसमें केवल और केवल प्रेरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है। अब मैंने इसे एक्सप्लेन करने के लिए दो एनर्जी लेवल को आधार लिया। एक एनर्जी लेवल जिसको मैंने ग्राउंड एनर्जी लेवल बोला, ये वाला अभी एक्साइट नहीं हुआ इसने, इसको ग्राउंड एनर्जी लेवल बोलते हैं। और ये दूसरा वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया है इस ई डेज, उसको बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी लेवल। तो ग्राउंड एनर्जी लेवल में तो आपको पता है कि धीरे धीरे केवल क्या होगा, वाइब्रेट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्साइट होके जाएगा तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, एक्साइट होके जाएगा तो उसमें भी वाइब्रेशन होगा, लेकिन वो वाइब्रेशन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना इसका मान ज्यादा रहेगा। इसकी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल ज्यादा रहेगी, इसमें आपको वाइब्रेशन कम नजर आएंगे नीचे वाले की तुलना में। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों में वाइब्रेशन का स्तर तब तक बढ़ते जाएगा जब तक पोटेंशियल एनर्जी का मान हाईएस्ट एनर्जी लेवल में ना चला जाए। जैसे मैक्सिमम एनर्जी लेवल में चले जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतनी दूरी पे चले जाएं कि एक दूसरे के न्यूक्लियस को अफेक्ट ना करें, तो उसके बाद जो मॉलिक्यूल है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन में अपने एनर्जी लेवल को छोड़ने की ऊर्जा आ जाती है। तो न्यूक्लियस से वो एनर्जी लेवल क्या करेगा, ट्रांजिशन होकर दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है, वहां इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दिखना शुरू होगा। उसके पहले तक केवल और केवल आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा दिखाई देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग ऊर्जा स्तर में जा नहीं रहा है, केवल क्या हो रहा है, लगातार वाइब्रेट हो रहा है। इसलिए इसका नाम है एनर्जी लेवल। लेकिन आपको मैंने बताया कि एक स्थिति वाइब्रेशन एनर्जी लेवल की कौन सी आएगी, जहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब वो न्यूक्लियस वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन में क्या स्टार्ट होगा, ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का कोरिलेशन बताना जरूरी, नहीं बताओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये कहलाएगा फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल। हालांकि आपको जल्दी यही समझ में नहीं आएगा, दो तीन बार इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने समझाया उसे दो तीन बार आपको और देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार की एनर्जी लेवल होगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें रोटेशन
वाइब्रेशन कैसे होगा, तब उसमें वाइब्रेशन के बाद उसमें एक एनर्जी लेवल को, जिसमें 3 एनर्जी लेवल दिया है, मैंने दिखाया आपको, देख लीजिए। अब सबसे मिडिल वाला जिसमें नीचे का J का मान 0 है और ऊपर वाले में वही मान J इक्वल टू 2 में है, J इक्वल टू 1 में है। उसी प्रकार एक B1 दिखाई दे रहा होगा और एक B2 दिखाई दे रहा होगा। A वाला तो एवरेज है, B का मान जो B1 का मान होगा और B2 का मान जो है, एक सबसे B1 का मान तो सबसे न्यूनतम होगा ऊपर के लिए और B2 का मान सबसे अधिकतम होगा ऊपर के लिए, एक्साइटेड के लिए। तो ये A, B1 और B2 तीन अलग अलग एनर्जी लेवल है वाइब्रेशन के, जिसको समझाने के लिए दो ऊर्जा स्तरों का उपयोग किया है। किस प्रकार से वो ग्राउंड लेवल एनर्जी से एक्साइटेड एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होने के लिए अपने एनर्जी लेवल से ऊपर एनर्जी लेवल वाले में या अपने से नीचे एनर्जी लेवल वाले के साथ किस प्रकार से वो ट्रांसफर होके जा सकता है या ट्रांसफर होके वापस अपनी अवस्था में आ सकता है। ये सेपरेट पूरा कंप्लीट क्या कहलाता है, फ्रैंक कंडम प्रिंसिपल कहलाता है। मैंने पहले बताया कि आपको एक बार में जल्दी समझ में नहीं आएगा, पूरी थ्योरी और है, इसको आप पूरा पढ़े। मैंने बताया कि मैं इसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि फ्रैंक कंडम प्रिंसिपल क्या है। हो सकता है कि आप 2-4 पेज पढ़े और आपको जल्दी समझ में ना आए, तो इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए जो मैं अभी आपको बताया है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। फ्रैंक कंडम प्रिंसिपल के बाद आता है एक रूल करके है। हालांकि सिलेक्शन रूल सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन रूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के सिलेक्शन रूल ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से सिलेक्शन रूल इन्वॉल्व है इसमें? एक तो न्यूक्लियर स्पिन होगा, इसका मतलब रोटेशनल वाला इसमें इन्वॉल्व है, रोटेशनल का सिलेक्शन रूल इन्वॉल्व होगा। दूसरा इसमें वाइब्रेशन का सिलेक्शन रूल भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। और तीसरा इसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन रूल भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इसलिए इसको सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन रूल के नाम से जाना जाता है। इसमें 2-3 चीजें इन्वॉल्व हैं। पहले तो न्यूक्लियर स्पिन होगा कब नहीं होगा, ये भी इसमें इन्वॉल्व होगा। दूसरा इसमें वाइब्रेशन कब होगा कब नहीं होगा, ये भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा। लेकिन ये पूरी तरह से इसको प्रभावित नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। ये इन्वॉल्व तो रहेगा, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रभावित नहीं होगी, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए बेसिक फंडा आपको 2-3 चीजें हैं जो आपको समझना है। पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक एनर्जी लेवल को क्रॉस करके जब तक दूसरे एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउ नहीं माना जाता। मतलब ये सपोज मान लीजिए, अभी इसको अच्छा है, सिलेक्शन रूल तो आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का बेसिक फंडा और आपको समझाऊंगा आगे तरफ जो दिया गया है। इसमें सिंबल्स जो दिए गए हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 4-5 सिंबल का उपयोग किया जाता है, लेकिन बेसिकली हम लोग 2 सिंबल पर ज्यादा चर्चा करेंगे। एक होता है जी और यू करके लिखा होगा, एक को जी मतलब जीरेड होता है और यू मतलब जीरेड। इसको आप कह सकते हैं जीरेड मतलब होता है जिनकी ऊर्जा, जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है उनको जीरेड कहते हैं, और जिनकी ऊर्जा असमान होती है उनको बोलते हैं अनजीरेड। तो जब इलेक्ट्रॉन जीरेड से अनजीरेड की तरफ जाएगा, मतलब समान अपने समान ऊर्जा स्तर वाले में से उठकर दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा, तभी उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को अलाउ माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने T2G और EG के बीच का कहानी बताया आपको, तो आपको पता होगा कि T2G में समान ऊर्जा है और EG में समान ऊर्जा है। तो T2G में से DXY, DYZ और DZX, इनमें आपस में इलेक्ट्रॉन का अगर एक ऑर्बिटल से निकल के दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा तो उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं माना जाता। याद रखिए, T2G में DXY से इलेक्ट्रॉन निकल DYZ में चला गया तो इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं माना जाता। तब तक नहीं माना जाएगा जब तक DXY का इलेक्ट्रॉन कूद कर कहा ना चला जाए, EG में ना चला जाए, DX² माइनस Y² वाले में ना चला जाए, तब तक इसे क्या नहीं माना जाता, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की कैटेगरी में नहीं माना जाता। आपको याद रखना पड़ेगा, ये अलाउ है। बाकी जीरेड टू जीरेड जो मैंने बताया, जैसे T2G में से T2G में ही जाएगा तो अलाउ नहीं माना जाएगा, और E में से EG में जाएगा, अनजीरेड में जाएगा तो भी समान नहीं माना जाता। इसके बाद 2-3 चीजें और इसमें दिया गया है। जैसे इसमें डेल एस को दिया गया है, डेल एस का मतलब होता है सिंगलेट, ये तो आपको पता है। ये उस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अलाउ नहीं करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन उनके पास कैसे होंगे, सिंगलेट होंगे। इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, याद रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पॉसिबल नहीं है।
जिसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो दूसरे सिस्टम या दूसरे एनर्जी लेवल में क्यों जाएगा? तभी आता है जब दूसरे एनर्जी लेवल जाने के लिए उसके पास प्रॉपर रीजन होगा। तो सिंगलेट वाले इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल होते हैं, सिंगलेट वाले इलेक्ट्रॉन कभी कंडीशन में इसमें अलाउ नहीं माना जाएगा। दूसरा, इसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें सिंबॉलिक में दो तीन से सिंबल जो है आपके बुक में क्लियर नहीं दिया गया है, तो उसको एकदम ज्यादा डिटेल देखना भी नहीं। बेसिक जो फंडा था जी का और यू का, वो मेन फंडा है जो मैंने आपको सिलेक्शन रूल में बता दिया। बाकी अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन रूल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको दिखाऊंगा, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तीन प्रकार का आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जिसमें से आप पढ़े होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें से सिग्मा और क्या आएगा, पाई आएगा। एक एंटी बॉन्डिंग होता है जिसको बोलते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार, और तीसरा ऑर्बिटल होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीन प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। सिलेक्शन रूल आगे समझ में आ जाएगा ना, आपको बता रहा हूं मैं। नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तीन प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो ऊर्जा होती है वो इस आधार पे सिक्योराइज्ड है। बॉन्डिंग में सिग्मा की ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है, पाई की ऊर्जा सिग्मा से ज्यादा, याद रखिए। नॉन बॉन्डिंग की ऊर्जा सिग्मा और पाई से ज्यादा, पाई स्टार की ऊर्जा इन तीनों से ज्यादा, और पाई सिग्मा स्टार की ऊर्जा इन चारों से ज्यादा होती है। ये ऊर्जा का क्रम है, केवल ऑर्बिटलों की ऊर्जा का क्रम है, याद रखिएगा। पर्टिकुलर इन जगहों पे ये ऊर्जा के ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांजिशन कैसे होगा आपको बता देता हूं मैं। ट्रांजिशन किस प्रकार से होगा ये इसमें एग्जांपल के तौर पे है। ट्रांजिशन टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कैसे ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? पहला ट्रांजिशन होगा एन से पाई स्टार में, जो सबसे पहले वाला है। जैसे सिग्मा से सिग्मा में ही ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब सिग्मा का इलेक्ट्रॉन दूसरे सिग्मा में नहीं जा सकता, ये अलाउ नहीं है। पाई का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पाई में नहीं जा सकता, उसमें अलाउ नहीं करेगा। मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नजर नहीं आएगा अगर सिग्मा का इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के केवल सिग्मा में ही ट्रांसफर होगा तो। याद रखिए, जब तक वो इन पांचों में से एक एनर्जी लेवल को छोड़कर ऊपर के 4 एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा, इन चारों में नहीं जाएगा, तब तक ट्रांजिशन नहीं होगा। पाई का इलेक्ट्रॉन जब तक इन तीनों में नहीं जाएगा तब तक पॉसिबल नहीं होगा। एन का इलेक्ट्रॉन इन जब तक इन दोनों में नहीं जाएगा तब तक पॉसिबल नहीं माना जाता। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तभी पॉसिबल माना जाता है जब वो एक ऊर्जा स्तर को छोड़कर दूसरा ऊर्जा स्तर में जाता है। इसमें ये 5 आपको दिख रहा होगा कि कौन में पॉसिबल होगा, कौन से पॉसिबल नहीं होगा। जैसे पाई स्टार से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, एंटी बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है, याद रखना, ठीक है ना। एंटी बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग भी पॉसिबल नहीं है, मतलब सिग्मा से पाई में नहीं जाएगा। एक बात भी याद रखना, ये इसी पर आधारित है। ये वाला जो एग्जांपल आपको दिख रहा है ना, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है। प्लस को बॉन्डिंग लेते हैं, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। सॉरी, प्लस और प्लस जो है लोब्स हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में। सिग्मा आपका बॉन्डिंग कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग है, सेम कहानी वही है। इसमें आपको अंतर देखना पड़ेगा इस कंडीशंस में। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया था डेल डेल लैम्डा में, तो डेल लैम्डा लैटिन लैम्डा है जिसमें आपको प्लस और -1 दिखा रहा होगा, उसमें आपको दोनों चीजें बतानी पड़ती है। ये वाला जो है सिलेक्शन रूल में अलाउ नहीं करेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि सिग्मा से सिग्मा में ट्रांसफर हो सकता है, पाई से पाई में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब वो अपने स्ट्रेटेजी को बदलेंगे। स्ट्रेटेजी मतलब ये वाला कंडीशन बदलेंगे। जैसे सबसे पहले शुरू होता है सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला, सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले को बोलते हैं एन पाई स्टार, जिसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होना। ये 5 प्रकार के जो आपको ऑर्बिटल दिख रहे हैं ना, ये 3 प्रकार से कैटेगराइज्ड हैं। इन दोनों को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इन दोनों को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहला वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में जाना। नॉन बॉन्डिंग का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किस में जाएगा? कोई पाई सिस्टम में जाएगा या पाई बन जाएगा। अभी नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन जब वो ट्रांसफर होकर दूसरे मॉलिक्यूल में जाएगा तो पाई बनेगा, वो भी एंटी बॉन्डिंग वाला।
ये उनमें होता है जो कार्बोनिल एग्जाम्पल में आते हैं। कार्बोनिल एग्जाम्पल में आपको मैं समझा दूं कैसे होगा ये। सपोज मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, आपको कार्बोनिल एग्जाम्पल दिख रहा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा मुझे इससे मतलब नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है ऑक्सीजन के पास उपलब्ध जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर होकर किसी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाना। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का नॉन बॉन्डिंग में जाने से नहीं है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब लोन पेयर का जो बंध में भाग नहीं ले रहा है उसका ऐसे सिस्टम में जाना जो जाकर पाई बॉन्ड बन सकता है। या तो यहां भी जा सकता है जो कि पाई बॉन्ड बनेगा, या तो यहां जा सकता है जो पाई बॉन्ड बनेगा, ऐसे सिस्टम में नहीं जाएगा जो सिग्मा बन सकता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड में होता है। लेकिन याद रखना क्रोमोफोर ग्रुप रखता है, रंगीन वाला ग्रुप रखा है, जैसे नाइट्रो है, सल्फेटो है, हाइड्रोक्सो है, इस प्रकार के ग्रुप को कार्बोनिल कंपाउंड अलग से रखता है। तब जाकर क्या करेगा, इस प्रकार का ट्रांजिशन है, ये सबसे न्यूनतम ऊर्जा का ट्रांजिशन होता है। मतलब ये कि यहां से ट्रांजिशन होने पर सबसे न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा जो है वो क्या होती है, अवशोषित होती है। ये लगभग लगभग विजिबल रेंज के आसपास मिलेगा, इसलिए कलरफुल है। नियर यूवी बोल रहा है लेकिन यूवी में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, आपका विजिबल में आएगा, जो सबसे कम ऊर्जा अवशोषित करता है। जितने प्रकार के कलरफुल कंपाउंड होते हैं उन सभी में नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। ये आपका पहला ट्रांजिशन है, याद रखिएगा, ये पहला ट्रांजिशन है जिसकी ऊर्जा सबसे न्यूनतम है। दूसरा है जिसकी ऊर्जा थोड़ी इससे अधिक है, जिसको बोलते हैं N2 सिग्मा स्टार। ये दूसरे नंबर में जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी पहले की तुलना में, N से पाई स्टार। नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन जब दूसरे सिस्टम में जाए तो वो पाई बॉन्ड ना बनाकर सिग्मा बॉन्ड बनाए, तब वो क्या कहलाएगा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन कहलाएगा। इसमें वो एग्जाम्पल आएंगे जिसमें किसी सिस्टम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जुड़ा हुआ हो का मतलब ये है कि उसमें एक छोर में कोई ऐसा सिस्टम कनेक्टेड हो जिसमें ऐसा एग्जाम्पल मिले जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल किसका आ सकता है, इसमें एग्जाम्पल आ सकता है ऐसे कंपाउंड का जो जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। जैसे आपको एल्कोहल का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। एल्कोहल में आपको पता है कि क्या कनेक्टेड रहता है एल्कोहल में, एल्कोहल में क्या एग्जाम्पल देखने को मिलता है आपको पता है, ऑक्सीजन सिस्टम रहता है। जैसे मेथिल एल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं तो मेथिल में CH3O और H, तो ऑक्सीजन के दोनों, यहाँ पर भी सिग्मा है, यहाँ पर भी सिग्मा है। तो यहाँ का जो किसका है, ऑक्सीजन के पास जो उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होकर किन्हीं ऐसे कंडीशंस में ट्रांजिशन में जाए, जो जाकर सिग्मा या सिग्मा स्टार वाले सिस्टम में ट्रांसफर करे, तब ये क्या कहलाएगा, N2 क्या कहलाएगा, सिग्मा स्टार सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। ये आपको यूवी रेंज में मिलेगा, इसका मतलब ये कलरलेस वाला सिस्टम होगा, आपको ये कहलाएगा दूसरे नंबर पे, जिसको N2 सिग्मा स्टार के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऊर्जा स्तर जो पाई से पाई में जाएगा, ये तो वैसे सिस्टम में होगा जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या मोस्टली एक से ज्यादा होंगे, तभी आपको ये क्या कहलाएगा, पाई टू पाई स्टार कंडीशन में जाएंगे। जैसे आपको पता है बेंजीन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें एल्कीन आएगा और एल्काइन सिस्टम आएगा। एल्कीन सिस्टम और एल्काइन सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या अच्छी खासी होती है। कोई भी एल्कीन सिस्टम या कोई भी एल्काइन सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आपको दिखाई देंगे, उन सभी में होने वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाएगा, पाई टू पाई स्टार का कहलाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाई से निकलकर पाई स्टार सिस्टम की तरफ जाता है। मतलब एक सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पाई का, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाकर क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाएगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहलाता है। तीसरा पाई सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला। उसके बाद आता है चौथा नंबर का सिग्मा टू पाई स्टार। इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल का सिग्मा बॉन्ड क्या बनाए, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो। ऐसा तब हो सकता है जब आप देखने को मिले कि कुछ कार्बोनिल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ना होकर किसी ऐसे सिस्टम में जिसमें कार्बोनिल एग्जाम्पल के रूप में हो। जैसे फार्मेल्डिहाइड के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं।
जैसे हाइड्रोजन है, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है आपका, सिग्मा है। ये निकल कर इसके पास जाए, ऑक्सीजन के पास, या कार्बन के ऐसे सिस्टम में जाए जो जाकर क्या बनाने की संभावना रखता हो, पाई बॉन्ड बनाने की संभावना रखता हो, तो क्या कहलाएगा, सिग्मा टू क्या कहलाएगा, पाई स्टार सिस्टम कहलाएगा। ऐसे सिस्टम जिसमें कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से इधर ना आ रहा हो, बल्कि कोई सिग्मा बॉन्ड वाला जो बॉन्ड हो वो इस तरफ आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन केवल कार्बन कंपाउंड पॉसिबल होगा। लेकिन कार्बन कंपाउंड ऐसा वाला होना चाहिए जिसमें कोई कलरफुल ग्रुप प्रेजेंस ना हो। जैसे पहले वाला सिस्टम में आपको मैंने बताया था कलरफुल ग्रुप होना चाहिए, तभी वो उसमें पॉसिबल होगा, जो कि विजिबल रेंज में आता है। ये इनविजिबल रेंज में आएगा, मतलब IR के यूवी में आएगा, फुल्ली यूवी में आता है। इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इतनी आसानी से कोई भी सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सिग्मा बॉन्ड मतलब नाभिक के ज्यादा नजदीक वाला बॉन्ड कहलाता है। अगला आएगा आपका लास्ट और अंतिम, वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये केवल उसी सिस्टम में पॉसिबल है जिसमें सारे बॉन्ड, ऑलमोस्ट सारे बॉन्ड क्या माने जाते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। जैसे आप जानते हैं जितने प्रकार के एल्केन हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सारे इसी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। उसमें से बॉन्ड हमेशा से जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होकर निकलेगा, ट्रांजिशन में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे सिस्टम में भी जब जाएगा तो उसके पास भी सिग्मा में ही सिस्टम रहता है, उसके पास एल्केन में तो कहीं पर पाई बॉन्ड होता नहीं है। तो इसलिए एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन एल्केन जैसे सिस्टम में देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो जो चीजें पॉसिबल हैं वो सभी अलाउ होंगे। जो चीजें पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि सिग्मा से पाई में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या हुआ कि सिग्मा से पाई में नहीं जाएगा, इसका मतलब बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग नहीं जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग में एक में लोब प्लस रहता है, दूसरे में लोब माइनस रहता है। प्लस वाला ने बनाया, दूसरे माइनस वाला नहीं बनाया। ये वाला आपको एग्जांपल समझा रहा था मैं। जैसे इसमें दो लोब बनते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, सॉरी जस्ट अ मोमेंट। जैसे इसमें आपको ये जो दिखा रहा है वो लोब्स हैं, ऑर्बिटल्स के लोब्स। ऐसे जो लोब्स बनते हैं, एक तरफ प्लस होता है, दूसरी तरफ माइनस होता है। तो आपको पता होता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें प्लस से प्लस वाले बनाते हैं बॉन्ड, ठीक है, और माइनस से माइनस वाला बनाते हैं, लेकिन प्लस और माइनस वाले आपस में नहीं बनाते, वो एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग की तरफ ट्रांसफर नहीं होंगे, कंडीशन आपको बताना पड़ेगा। इसलिए किस में आएंगे, फॉर्म में, पॉसिबल नहीं है। इन दोनों को अलाउ करेगा, मतलब बॉन्डिंग से प्लस वाले लोब से किधर जाएगा, वो प्लस वाले दूसरे लोब में जाएगा, जो कि एंटी मिलेगा, बॉन्डिंग में नहीं मिलेगा। इसलिए सिग्मा का पाई में या सिग्मा में ट्रांजिशन तभी होगा जब सामने वाला बॉन्डिंग हो और अगेंस्ट वाला क्या हो, एंटी बॉन्डिंग हो। और उसी प्रकार ये वाला दोनों के दोनों बॉन्डिंग में दिखाएगा, प्लस वाला लोब बॉन्डिंग का, माइनस वाला लोब प्लस वाला लोब एंटी बॉन्डिंग का। उसी प्रकार से एक प्लस वाला आपको दिखेगा एंटी बॉन्डिंग का, सॉरी माइनस वाला लोब बॉन्डिंग का, और दूसरा माइनस लोब जो है किसमें दिखेगा आपको, एंटी बॉन्डिंग में। इसका मतलब ये कि किसी भी प्लस का माइनस के साथ लोब्स अगर आपको दिखाई देते हैं, ओवरलैपिंग दिखाई दे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं माना जाता। इसमें दो तीन चीजें और क्लियर नहीं की गई है आपकी पुस्तक में, कि वो डेल ओमेगा क्या है, इसके बारे में जानकारी उन्होंने नहीं दिया हुआ है, और इसकी जानकारी आपको लेने की जरूरत भी नहीं। ये न्यूक्लियर स्पिन से रिलेटेड है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और डेल ओमेगा में से एक आपको टाउ जैसा कुछ नजर आएगा, वो आपके वाइब्रेशन से रिलेटेड है, जो आपको पहले बता चुका हूँ। प्लस माइनस वन तो आपको पहले बता चुका हूँ, जे से रिलेटेड है, ऊर्जा से, जो कि वाइब्रेशन में पॉसिबल है। तो इसमें भी क्या दिखा देगा, पॉसिबल दिखाई देगा एक ऊर्जा स्तर में जाने के लिए। सिलेक्शन रूल से इसमें सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये सब चीजें बहुत क्लियर नहीं की गई है आपके पुस्तक में, और दूसरे पुस्तकों में भी इतना ज्यादा इसमें नहीं दिया जाता। केवल जीरेड और अनजीरेड वाले हिस्से को ही एक्सप्लेन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। बाकी हिस्से को, क्योंकि वो मैंने बताया है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन रूल है, इसलिए केवल उस वाले हिस्से को आपको समझना है जिसमें सिलेक्शन रूल बहुत क्लियर से आपको समझ में आ जाता है। इस कैटेगरी में जितने आने वाले सिलेक्शन रूल है वो बहुत क्लियर है, इसलिए केवल इतने ही ट्रांजिशन में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के सिलेक्शन रूल को देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी वाला आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लगभग ये कंप्लीट हो जाता है। इतना ही है आपके सिलेबस में, बुक में, जो आपको मुझे बताना था। ये लगभग आपका यूवी विजिबल का बेसिक फंडामेंटल रूल्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस प्रकार से होने की संभावनाएं रहती हैं उसके बारे में मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया। इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसमें अगर कुछ सवाल आपके बनते हो तो आप पूछ सकते हैं।
मैं आई होप मुझे अगर चीज़ें समझ में आएंगी तो मैं आपको बिल्कुल उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, पूछ सकते हैं सवाल। उसके बाद कुछ सवाल मैं आपको पूछूंगा। ठीक है। मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन था क्या ये? तो भी पढ़ चुका, ज़्यादा कुछ खास नहीं। और क्योंकि मैं सारे एग्जाम्पल जो बताया वो सारे के सारे ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल थे। आपको याद होगा मैंने कहा नहीं बोला। इसलिए ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने आईआर थोड़ा सा यूविजिबल पढ़ा होगा, याद होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो इसलिए बहुत ज़्यादा